नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज आपके लिए, जैसे मैंने बताया था कि हम जल्दी ही एनसीईआरटी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आ सकते। आप सबसे सहयोग और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बेहद सहयोग की अपेक्षा है। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जो भूगोल की तैयारी, नेट जेआरएफ या स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी संबंधित एच टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, और किसी न प्रकार मानव भूगोल या भारत का भूगोल जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक साथियों तक अपने पहुंचाएं। बे अभ्यर्थी, बे छात्र छात्राएं भी इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने साथियों से करवाएं जो 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके सामने लाइव लेके लगातार आ सकेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं मानव भूगोल सिद्धांत से। मानव भूगोल के सिद्धांत में ये हमारी 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में पुस्तक सम्मिलित की गई है। इसमें आप पहला अध्याय देखिए। फर्स्ट अध्याय में आप देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले अध्याय का नाम हमारा मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र है। इसी के तहत आप देखेंगे कि जूम करते हैं, आप देखिए आराम से। इसमें पूरा पैराग्राफ जो बनाया गया है, बहुत छोटा वीडियो आप बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो आप आराम से समय के हिसाब से आप देख सकें। तो पहला आप देखिए कि फर्स्ट पेज दे रखा है कि आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो पुस्तक 11वीं क्लास में चलती है एनसीईआरटी में, भौतिक भूगोल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है, इसके तहत इसमें बताया गया है कि मानव भूगोल क्या है तो और भौतिक भूगोल क्या है। तो ये सामान्य परिचय। इस पैराग्राफ में जो जो हमारे काम की बातें हैं वहाँ आप देखेंगे। पहले पैराग्राफ में देखिए कि आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप में आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया जाएगा। तो भूगोल की प्रकृति कैसी है, आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा, आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। अब यहाँ देखिए, आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा कौन कौन सी है। जैसे महत्वपूर्ण शाखा की बात करते हैं हम, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जो भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब भौतिक भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, उनका वर्णन हमें करना है या जानना है, और मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी आएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि वे शाखाएँ जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति का वर्णन करती हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप खुद ही जान सकेंगे, जैसे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान या समुद्र विज्ञान या भू आकृति विज्ञान, ये सब के सब ऐसे कारक जो प्रकृति पर अधिक जोर देते हैं, वो सब के सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, जो शाखाएं मानव के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, जिनमें मानव का अध्ययन किया जाता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ सामान्यतः बनता है कि भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 रूपों में इस प्रकार किन किन शाखाओं में बांटा गया है। कि इससे आगे चलते हैं हम। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित ही ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन के रूप में, यहाँ से अगला प्रश्न बनता है, ये देखिए, ये अंडरलाइन करना, आप अंडरलाइन करना ये पेज, और ये नोट भी करना। पहला प्रश्न तो हमारा आएगा तो महत्वपूर्ण शाखाएं, तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की शाखाएं। दूसरा आता है कि एक अध्ययन विषय के रूप में भूगोल कैसी है। तो एक अध्ययन रूप के आप ऑब्जेक्टिव अगर पूछते हैं तो ये प्रश्न आएगा कि इसमें भूगोल है इंटीग्रेटेड, अर्थात समाकलनात्मक है, आनुभविक एक्सपीरियंस है और एप्लाइड है, व्यवहारिक है। तो भूगोल कैसी है, अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए। समाकलनात्मक है, आनुभाविक है और व्यावहारिक है। तो भूगोल के 3 टाइप्स हो गए, समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यावहारिक। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। किसी भी घटना परिघटना का जो दिशा एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता रहता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है, भूगोल इसके अंतर्गत आता है। भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है।
आप धरातल को देख सकते हैं? प्रश्न कर रहे हैं आपसे, तो हाँ बिल्कुल हम धरातल को देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 घटक हैं? तो हाँ बिल्कुल पृथ्वी के 2 घटक हैं, आप भी देख सकते हो और जानते भी हैं। जैसा कि आप अभी जहाँ पर भी बैठे हो, वहाँ जो आपके सामने खुले आसमान में चारों तरफ प्रकृति जो दिख रही है, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, ये सब के सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, अर्थात भौतिक फिजिकली आते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है, तो इसको हम एक पहला घटक आ जाता है। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी के या ग्लोब के या संसार में कितने घटक पाए जाते हैं? तो आप पहला आंसर होगा 2 घटक पाए जाते हैं। 2 घटक कौन कौन से? नंबर 1 पहला है प्रकृति अर्थात भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मनुष्य अर्थात जीवन के रूप में जिसे मनुष्य भी सम्मिलित है। तो पहला घटक प्रकृति और दूसरा घटक हमारा मनुष्य। ये आप नोट कर लें, लिख लें कि पृथ्वी के कितने घटक हैं। तो पृथ्वी के 2 घटक हैं, नोट्स बनाते चलें साथ साथ में। पहला है प्रकृति अर्थात भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मनुष्य। नेक्स्ट आगे देखिए इस पैराग्राफ में, अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। अभी आपको होमवर्क है, कौन कौन से घटक भौतिक घटक हैं और कौन कौन से घटक मानव घटक हैं। आप सूची बना सकते हैं चाहें तो। जो कार्य मानव के द्वारा होते हैं, जो प्रकृति द्वारा होते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इसी पैराग्राफ में भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? भौतिक पर्यावरण का। एक प्रश्न यह बनता है कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का। मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? देखो भूगोल शब्द देख रहे हैं और एक यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। तो भूगोल और मानव भूगोल मतलब 2 शब्द हो गए। अब मानव भूगोल आ गए तो इसमें मानव स्वतः ही समावेश हो गया। भूगोल का मतलब होता है प्रकृति समाहित किया जाता है। भूगोल में जब मानव को सम्मिलित नहीं किया गया था, तब केवल प्रकृति को ही सम्मिलित किया गया था, अर्थात भौतिक शाखाएं इसमें अंतर्गत सम्मिलित की जाती थी। जैसे ही इसमें मानव को सम्मिलित किया तो मानव भूगोल आ गया। अर्थात मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं तो भूगोल का मतलब प्रकृति, प्रकृति प्लस मानव अर्थात दोनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में केवल भौतिक कारक अर्थात भौतिक पर्यावरण का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में भौतिक या प्राकृतिक या मानवीय जगत के बीच संबंधों का, अर्थात एक लाइन में हम कहें जो आगे आने वाली परिभाषाओं में विडाल डी लाप्लास महोदय कहेंगे कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है या मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो है हमारा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। जबकि दूसरा देख रहे हैं आप कि मानव भूगोल में क्या किया जाता है, इसलिए आप गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से कि मानव भूगोल में केवल मानव भूगोल मानव का ही अध्ययन नहीं होता है, अपितु मानव को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक या प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय जगत के संबंधों का अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कि मानवीय परिघटनाएं, जो मानव की जो घटनाएं होती हैं, मानव जो उनसे निर्मित करता है, उन परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उनसे घटित होने वाले विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के आपको किन किन का अध्ययन करता है? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का, क्योंकि मानव भूगोल जो है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव की होने वाली जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, मानव की परिघटनाएं हैं, उनके सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसकी विषय वस्तु हुई। नेक्स्ट, ये आपका पहला पैराग्राफ होता है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है या किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है तो आप फिर से हमें बता सकते हैं। ये पहला पैराग्राफ आपको होता है। तो पहले पैराग्राफ में आपने नोट कर लिया होगा, नोट्स बना लें आप साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें और अपने नोट्स शेयर करते चलें, बताते चलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं, वहाँ कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं। यहाँ आप यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कोई चीज़ नहीं आ रही है, और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे चैनल सब्सक्राइब बढ़ जाएँ और हम लाइव आ सकें। नेक्स्ट देखिए, आप इस तथ्य से, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आप इस तथ्य से पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार, अर्थात मुख्य सरोकार मतलब मुख्य भूगोल का क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध रखता है, तो पृथ्वी को मानव घर के रूप में करता है। अर्थात ये कांट की परिभाषा दी हुई है, मतलब कांट जो है वो कहता है मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी को भूगोल को माना गया है। अर्थात इस प्रकार आप देखिए, भूगोल का मुख्य सरोकार, भूगोल का मुख्य संबंध क्या है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात भूगोल में मानव घर के रूप में माना जाता है पृथ्वी को, और इसमें उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो मानव को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको पोषण करते हैं। अतः प्रकृति और मानव का अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो मानव भूगोल में क्या हो, प्रकृति और मानव दोनों को, क्यों प्रकृति मानव को क्या कर रही है, पोषित कर रही है, तो प्रकृति और मानव के दोनों के संबंध को हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए,
आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया। द्वैतवाद का मतलब ड्यूअलिज्म, मतलब दो प्रकार की विचारधाराएं, जैसे एक पक्ष है एक विपक्ष है, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को लेकर के यदि दो प्रकार के मत होते हैं तो वो द्वैतवाद कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है भूगोल में द्वैतवाद बारेनियस महोदय द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत आप देखिए यहाँ पर द्वैतवाद के कुछ उदाहरण हैं, जैसा कि आप पैराग्राफ में आगे देखेंगे कि इस आशय का है व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए, मतलब तर्क वितर्क हो गए। तर्क दिया मतलब पक्ष में दिया, वितर्क दिया इसका विपक्ष में दिया, इसका मतलब सकारात्मक और नकारात्मक एक कोई भी कारक है उसको लेकर के द्वंद्व प्रारंभ हो गए, द्वैतवाद प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर आप द्वैतवाद के उदाहरण देखिए। एक विषय के रूप में भूगोल का नियम सिद्धांतिकर, अर्थात एक तो सिद्धांत है और दूसरा विवरणात्मक है, अर्थात भाव चित्रात्मक है। केवल आप भावों को देख करके पहचान सकते हैं एक सिद्धांत के रूप में। ये द्वैतवाद प्रारंभ हुआ। क्या इसके आगे विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसके अध्ययन के उपागम, अब देखिए यहाँ अध्ययन के उपागम दिख रहे हैं। अध्ययन के उपागम आप देखिए, अध्ययन के उपागम कैसे हैं। तो अध्ययन जो किया जा रहा है उसमें एक अध्ययन हम करते हैं कि प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करते हैं, एक अध्ययन हम करते हैं प्रादेशिक आधार पर अर्थात रीजनल आधार पर, और दूसरा है हम सिस्टेमेटिक आधार पर, सिस्टेमेटिक। तो इस प्रकार हमारे दो प्रकार के अध्ययन के उपागम हो गए, अर्थात द्वैतवाद प्रारंभ हो गया, एक प्रादेशिक एक क्रमबद्ध। तो ये अध्ययन के उपागम हो गए दो। अब नेक्स्ट देखिए आप कि क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर की जानी चाहिए? यदि हम सैद्धांतिक आधार पर करते हैं तो एक सैद्धांतिक हो गया हिस्टोरिकल, एक संस्थागत उपागम, ये दो भी द्वैतवाद हो गया। दूसरा ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे, अतः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है। द्वैतवाद भूगोल में प्रारंभ हुआ, लेकिन वास्तव में यदि आप एक निरपेक्ष रूप से अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो वास्तव में प्रकृति और मानव के बीच में द्वैतता नहीं है, अर्थात एक दूसरे के वो विरोधी नहीं है, अपितु मानव और प्रकृति अविभाज्य तत्व हैं। अतः इन्हें समग्रता के नेक्स्ट पर दूसरा पेज देखेंगे। अतः इन्हें हम समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिए, मतलब आपस में इसको होलिस्टिक दिखाना जाना चाहिए, न कि अलग अलग। मानव और प्रकृति दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे आप कि भौतिक और मानवीय जो घटनाएं उनको मानव शरीर के रूप में, रचना के रूप में, प्रतीक के रूप में इन्होंने सम्मिलित किया है। जैसे प्रतीक के रूप में शामिल किया है, अब देखिए कि रुचिकर होगा कि दोनों प्रतीक के रूप में कैसे करते हैं। पृथ्वी के रूप इस तूफान की आँख, आप पढ़ेंगे चक्रवात में तूफान की आँख। तो इसने मानव के जो शरीर हैं उनके अंगों के आधार पर इसका प्रतीकों के रूप में प्रारंभ किया है। कहीं पर आप देखेंगे नदी का मुख, तो मुख होता है कि नदी का, तो ऐसे मानव का मुख होता है, तो नदी के मुख के रूप में किए है। जैसे हम डेविस की संकल्पना पढ़ेंगे, वहाँ पर मानव शरीर के आधार पर वो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, इस प्रकार नदियों की अवस्था बताएगा, अर्थात उसने शरीर, मानव के शरीर के आधार पर ये व्याख्याएँ की हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हिमनद की आप देखेंगे नासिका, जल डमरू का ग्रीवा देखेंगे गर्दन, मृदा की परिच्छेद का, इसका मतलब ये जो पहले पैराग्राफ में दिया है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटना का वर्णन मानवीय शरीर की रचना विज्ञान के प्रतीक रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई लाइन अंडरलाइन करने वाली नहीं है और समझने वाली इसमें कोई आने वाली भी नहीं है, इसको आप छोड़िए, यहाँ तक हटाइए। नेक्स्ट आगे देखिए आप, इसी प्रकार प्रदेशों, गाँव और नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। अब किस प्रकार करते हैं जीवों के रूप में? जैसे आप देखते हैं एक छोटा सा जीव होता है, एक छोटा सा जीव होता है। आगे नेक्स्ट लाइन देखेंगे उसके बारे में वर्णन बता रहा है कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य और देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, नोट भी कर लो। जर्मन भूगोलवेत्ता देश और राज्य का वर्णन कैसे करते हैं? जीवित जीव के रूप में करते हैं। अब जीवित जीव के रूप में राज्य और देश कैसा होता है आप बताओ? देखो समझो, एक छोटा सा जीव होता है। अगर छोटा सा जीव है, बताओ वो कुछ भोजन खा रहा है, श्वसन कर रहा है या जल पी रहा है, तो वो लगातार घटेगा या बढ़ेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। तो लगातार वो धीरे धीरे विकास करता जाएगा जब उसका आकार बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि एक गांव है, एक शहर है, एक ताल्लुकात है, एक पुरवा है, एक बस्ती है, उसमें कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो दंपत्ति है उनके 2 संतानें हुई, उन 2 संतानों के भी 2 संतानें हुई, उन 2 संतानों के भी 2 संतानें हुई, लगातार मतलब वृद्धि करता जाता है। इस प्रकार वो एक पूरा गांव बन जाता है। एक गांव से वो धीरे धीरे क्या है, एक शहर बन जाता है। तो इस प्रकार लगातार वो विकास करता जाता है, अर्थात पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। उसका क्षेत्रफल भी, उसके संसाधन भी उसके अनुसार बढ़ते जाते हैं। जैसे उसकी ज़रूरतें पहले कम थी, कम कृषि भूमि का उपयोग कर रहा था, धीरे धीरे उसने वन काटना प्रारंभ करेगा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए।
तो वो वहाँ पर सड़क परिवहन कर विकास करेगा, वहाँ पर वो अपनी कृषि का विकास करेगा। इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि उस शहर या देश का लगातार विकास होता जाता है। जैसे जीव ने खा करके भोजन करके धीरे धीरे विकास किया, इसी प्रकार यह संकल्पना जर्मन विद्वानों ने दी थी कि जीवित जीव के रूप में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने विकास राज्य और देश के वर्णन किया है। अर्थात प्रश्न अगर बनता है कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राज्य और देश का वर्णन किस रूप में किया है, तो आपका आंसर होगा जीवित जीव के रूप में होगा। इसी पैराग्राफ में अन्य कोई काम की बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। हालांकि हम एक बार सड़क और रेल मार्ग, जलमार्ग का जाल प्राय परिसंचर धमनियों के रूप में करते हैं। समझने वाली बात है केवल, जैसे हमारे एक संचरण तंत्र होता है, हृदय से जाकर के पंपिंग होकर के चारों तरफ रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है, सभी जगह पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। इसी प्रकार हमारे सड़क और रेल मार्ग जो हैं पूरे देश प्रदेश उस क्षेत्र के लिए परिवहन करती हैं, वो एक परिसंचरण धमनी का रूप में कार्य करते हैं। क्या आप अपनी भाषा में से ऐसे शब्दों अभिव्यक्तियों को एकत्र कर सकते हैं? मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं। अब बिल्कुल प्रकृति और मनुष्य को अलग नहीं कर सकते, जबकि इतनी जटिलता में आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी आप देखेंगे कि प्रकृति मानव को और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल में केवल 3 परिभाषाएं दे रखी हैं और यहाँ आपको बिल्कुल रट लेनी है। यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए अगर आप देखेंगे, अगर छोटी कक्षाओं के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप